मनोज कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे। पर पिता ने इस बार कुछ पैसे घर भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। टेम्पो थाने में पड़ा पड़ा अब कबाड़ होने लगा था। कोर्ट को उसका फैसला करने का अभी तक वक्त नहीं मिला था। पंडित कालीचरण अपने कर्ज के लिए तगादा करने लगे थे। तो याद होगा कि पंडित जी से पैसा लिया गया था टेम्पो खरीदने के लिए, तो वो उसके लिए तगादा कर रहे थे। माँ ने मनोज को वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्चे के लिए 1,000 रुपये दिए। मनोज की बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नज़दीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवाजीगंज में नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने लगा। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे मोना फिर कभी नहीं मिली। बड़े से ग्वालियर और छोटी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में वह सबसे घुल मिल गया। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने के लिए एक रात को छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक वह छत पर पढ़ता रहता। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने के लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकेंड ईयर की परीक्षा के लिए वह वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में एक दिन रविकांत ने उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? विवेकानंद केंद्र के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उसने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। आश्रम जैसा यह केंद्र ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। मनोज 100 रुपये फीस देकर रविकांत के साथ शिविर में पहुंच गया। अगले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गईं। सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी, फिर व्यायाम। उसके बाद देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता था। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया, जहां से वह न केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसकी इच्छा होने लगी कि उसे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिले। इसलिए वह ग्रुप डिस्कशन में सबसे आगे रहकर अपने विचार व्यक्त करता। विद्वानों द्वारा दिए गए भाषण में के बाद प्रश्न पूछने में सबसे आगे रहता। श्रमदान में भी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता। तारीफ प्राप्त करने की अदम्य इच्छा ही उसकी चलायमान शक्ति थी। तो मतलब वो हमेशा चाहता था कि उसे तारीफ मिले, और इसलिए वो हर जगह बढ़ चढ़ के काम कर रहा था। शिविर के दूसरे दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, इतना आनंद जीवन में पहली बार प्राप्त हो रहा है। कुछ तो दम है इन लोगों में जो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देते हैं ये लोग। एक श्रेष्ठ व्यक्ति रजनीश त्यागी के व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वे ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद कहते थे कि अपने आप को कमज़ोर मानने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे भीतर भर गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है, और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ आकर मैंने संकल्प ले लिया है कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा और वहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित सा हो गया था। त्यागी जी ने एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब जरूरतमंदों को देना था।
मनोज ने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, आज यहाँ देशभक्ति कार्य रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उसके भावनात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इस प्रशंसात्मक तालियों से वह आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए। किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका। त्यागी जी ने ठीक ही कहा था कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हम यह सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में अब क्लियर हो गया था कि उसे देश और समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में भगवान की मूर्ति के पास सजा के रख दिया। मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा का जज्बा भर गया था। उसे लगा इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी और सेकेंड डिवीजन से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य अंक ही आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वह विवेकानंद केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया जरा सा, 6-7 किताबें पढ़ी हैं बस। अब इसके आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं कि आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। यह इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूंगा। इस नई मंजिल के आकर्षण से उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वह गांव चला गया। कई महीनों से पिता के गांव ना आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा के पास डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। तो घर आया तो उनकी माताजी नहीं थी। माताजी और बहन रजनी, वो दोनों लोग डिंडोरी चले गए थे जहाँ उनके पिताजी रहते थे या नौकरी करते थे। तो अब मनोज जो है राकेश के घर चला गया। ये वही उसका पुराना दोस्त है जो कि आपको याद होगा, उसने विष्णु को लेसन दिया था, है ना, गोबर उठाते उठाते। तो वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोल कर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तो पीएससी की तैयारी नहीं करेगो? मतलब तुम पीएससी की तैयारी नहीं करोगे अब? मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी पापा भाई बहन सभी छोड़ के गरीब की सेवा करेगो? मतलब क्या तुम अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ करके तुम गरीबों की सेवा करोगे? मेरे लिए पूरा देश ही मेरा परिवार है। मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। राकेश के लिए अब मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानता है, अगर तू भी घर से भजी गयो तो रजनी को ब्याह कौन करेगो, घर कौन संभालोगे? मतलब अपने पिताजी के बारे में तुम जानते ही हो। अगर तुम भी घर छोड़ दोगे या घर से चले जाओगे तो आपकी बहन जो है रजनी, उसकी शादी कौन करेगा या कौन घर को संभालेगा? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है, हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था।
राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? तो अब राकेश ने थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज बदली और दूसरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है कि क्या एसडीएम थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम दुष्यंत सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था? वो समाज सेवा नहीं होती? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़ता? नहीं पकड़ता। पुलिस कचहरी थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, और तू पीएससी छोड़ना चाह रहा है। तो अपनी भाषा में कह रहा है लेकिन कि हर जगह वो ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, लेकिन तुम पीएससी का एग्ज़ाम छोड़ना चाहते हो। पढ़बे की दम ना बची का, बहाने ना बना। मतलब पढ़ने का दम नहीं बचा है क्या? बहाने बनाना बंद करो। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार कर दिया। मनोज, देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी ज़िंदगी से भगने वाले तमाम लोग टेम काट रहे हैं। मतलब कि मनोज, अगर तुम्हें देश की सेवा करनी है तो पीएससी का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, नहीं तो ये मठ आश्रम वगैरह में ऐसे बहुत सारे लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, जो कि अपनी ज़िंदगी से भागे हुए हैं, अपना सही कर्तव्य छोड़ के भाग के किसी आश्रम या मठ में चले गए हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा है। उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। राकेश की बातों का उस पर असर होने लगा। उसे राकेश की बातें यथार्थ लग रही थी। उसने अपने संकल्प को दूसरी दिशा देते हुए राकेश से कहा, तू सही कह रहा है, पीएससी की तैयारी से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझ में परीक्षा पास करने का दम नहीं था, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सेलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूँगा। तो अब मनोज, आप देख रहे हैं कि कन्विंस हो गया। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था अब उसका। माता पिता के डिंडोरी से न आने के कारण मनोज उनसे मिलने डिंडोरी चला गया। वहां जाकर पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ईमानदार हूँ, वे सब बेईमान हैं, मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मुझे हाई कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। तो इनके पिताजी काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सस्पेंड हो गए हैं। माँ ने पिता के इन उद्गारों का विरोध किया। इनसे नौकरी न हो पाते, दुनिया नौकरी कर रही है कि जय अनोखे नौकरी कर रहे हैं, बस लड़बो जानते, उल्टी सीधो बोल आवते अधिकारी से। मतलब कि इनसे नौकरी नहीं हो पाती है, पूरी दुनिया में सब लोग नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ यही एक अनोखे अलग हैं क्या, हैं, सबसे लड़ते रहते हैं। इन्होंने अधिकारी को उल्टा पुल्टा बोल दिया। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दी डिप्टी डायरेक्टर को, तो उसने कर दिया सस्पेंड। तो ये उनके पिताजी के करामात है, जो कि उनकी माता जी बता रही हैं मनोज से। पिता को माँ के द्वारा किया गया यह रहस्योद्घाटन पसंद नहीं आया। मतलब पिताजी को ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगा। उन्होंने माँ को डांटते हुए कहा, तू कुछ ना जानती, गरीब किसान को पैसा बेईमानी से खा रहे हैं सब, वे जूते से ही मानते। तो मतलब गुस्से में मनोज के पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, गरीब किसान का पैसा ये सब अधिकारी खाते हैं, इन लोगों को जूते से ही मारना चाहिए, उसी से मानेंगे। लेकिन माँ आज रुकने वाली नहीं थी। उनको कछु न बिगड़ो, बर्बाद तो हम हो रहे हैं। मोड़ा के पास फीस भरवे का पैसा ना है, जब मोड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं, टेम्पो को 40,000 उधार सिर पर धरो। मतलब माँ बता रही है कि कितनी बुरी स्थिति हम लोग की चल रही है। तो इससे अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान हुआ, जो है बच्चे के भरने की फ़ीस नहीं है, बेटी की शादी करनी है, टेम्पो का भी उधार है 40,000 का।
मैंने तो पहले ही कही थी, टेम्पो के चक्कर में ना पड़। अपने बस के ना है ये काम। पर पर मैं ईमानदारी की लड़ाई में टांग अड़ाने का शौक है तुम लोगों को। पिता को अपने आप को सही सिद्ध करने का मौका मिल गया। अब बाकी चीज़ों पर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन केवल टेम्पो वाले बात को लेकर के वो कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था ये सब काम ना करो, लेकिन तुम लोग तो सुनते नहीं हो। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मनोज को उसके पिता का संघर्ष प्रभावित कर रहा था। वापसी में ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर मनोज सोचता रहा, आपका रास्ता एकदम सही है पापा। आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो। आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। विवेकानंद केंद्र में सिखाई गई ईमानदारी और देशभक्ति की शिक्षा के सांचे में उसे अपने पिता एकदम फिट बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। उसे अभी तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कैसे निकाली जाती है यह रणनीति भी अभी उसने नहीं सीखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो फिर भी बहुत दूर की बात है। मतलब मेंस और इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं, उनका तो उसको कुछ आइडिया नहीं था। इवन उसे प्रीलिम्स के बारे में भी नहीं पता था। उसके आसपास कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। उसे अभी उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वह पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। तो उसके कॉलेज में तो सब लोग बात करते थे, लेकिन कोई फोकस्ड ग्रुप नहीं था। एक दिन कॉलेज में मनीष ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल की पीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मनोज ऐसे सीनियर से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीप सोनी नाम के वह सीनियर हरिशंकरपुरम के पास पीली कोठी में रहते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग को पीली कोठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पीले रंग से पुती हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खास बिल्डिंग थी, बस पीले रंग की थी, इसलिए पीली बिल्डिंग पीली कोठी कहा जाता था। पीली कोठी में 10-12 कमरे थे जिनमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के रहकर पढ़ाई करते थे। उनमें से कुछ लड़के तो ग्वालियर में अपना घर होते हुए भी बिना व्यवधान के पढ़ाई करने के लिए कमरा किराए से लेकर रहते थे। मतलब उनका लोकल ही घर था, लेकिन वो अलग आके रहा करते थे ताकि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। पीली कोठी में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। हर साल यहाँ से 4-5 लड़के पीएससी की मुख्य परीक्षा देते थे। पीली कोठी में पढ़ाई करने वाले लड़के आपस में सामूहिक चर्चा करके पढ़ाई करते थे, जिस कारण इन विद्यार्थियों को पीएससी की पढ़ाई में बहुत लाभ होता था। तो आपस में ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी हुआ करता था इन लोगों का। दोनों दीप के कमरे पर पहुंच गए। तो दीप सोनी है वो सीनियर, ठीक है, तो उनके कमरे पर पहुंच गए। सुबह के 10 बजे थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मनीष ने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर चिपकी एक स्लिप पर पड़ी जिस पर दीप का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ना, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पढ़ना, सुबह 4 से 10 बजे तक सोना। मनीष ने जोर से इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार यह समय दीप के सोकर उठने का था। ठीक 10 बजे दरवाज़ा खुला। दीप ने दोनों को अंदर बुला लिया। अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। पूरे पलंग पर किताबें फैली हुई थी, कुछ खुली और कुछ बंद थी। पूरे कमरे में भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के नक्शे लगे हुए थे। कमरे में कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे जिसमें संविधान के मूल अधिकार, इतिहास के राजाओं के शासनकाल, विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी की जानकारी लिखी हुई थी। किताबों की इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ पीले, ऑरेंज और नीले रंगों से अंडरलाइन की हुई थी। किताबें रंगीन इंद्रधनुष सी चमक रही थीं। दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरका कर पलंग के किनारे पर बैठ गए। तो इतना सब कुछ था, लेकिन थोड़ा अपना जगह बना के बैठ गए दोनों। दीप के कमरे का माहौल और उनकी मेहनत देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी, क्योंकि वो तो जिस तरह के माहौल से आता है वहाँ पढ़ाई सीरियसली होती नहीं थी। तो इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले नहीं देखी थी। अपनी अब तक की पढ़ाई दीप की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बौनी लग रही थी,
कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है। मनोज ने पूछा, आपके पीएससी में क्या विषय हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट्स आपने ले रखे हैं। तो उसने बताया केमिस्ट्री और हिस्ट्री। मनोज का भी एक विषय हिस्ट्री था। मनोज द्वारा दीप से प्रीलिम्स और परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछने पर उन्होंने 8-10 किताबों के नाम लिखा दिए। मनोज के पूछने पर पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में दीप ने बताया, यदि सेलेक्ट होना है तो रोज 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना, खाना, पीना सब भूलना पड़ेगा। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी विवाह, रिश्तेदारी, सबसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा घर पास में ही है, पर मैं घर पर ना रहकर यहाँ किराए से कमरा लेकर पढ़ रहा हूँ। दीप ने पीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। राइट, एकदम से डरा दिया एक तरह से। असलियत बता रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारे मनोज हैं उनको थोड़ा सा डर लगा इससे। पीएससी की पढ़ाई करने का क्या तरीका है, मनोज पीएससी की तैयारी के रहस्य को जानना चाहता था। तो उसने पूछा, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। बस पढ़ते रहो, बिना थके, बिना रुके, लगातार, असफलता के बावजूद धैर्य के साथ। ये किताबें मैंने कम से कम 20 बार पढ़ ली हैं। दीप ने पलंग पर खुली रखी रंग बिरंगी हाईलाइट की हुई किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं कम से कम इसको 20 बार पढ़ चुका हूँ ये किताबें। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। तो उसे लगा कि यार इसमें तो बहुत कई साल लगेगा। दीप ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, मेहनत करोगे तो 1 साल में हो जाएगा। मनोज दीप की पढ़ाई देखकर अभिभूत हो रहा था, पर उसके मन की शंकाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। आपने 12th मैथ से किया था क्या? कितने % आए थे आपके? 12th में एक बार फेल हो चुके मनोज के मन में कहीं कोई संदेह अचानक पैदा हुआ। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। केमिस्ट्री में मुझे पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। दीप के जवाब से मनोज भयभीत हो गया। तो जो ये हैं दीप, ये ऑफ कोर्स पूरा फर्स्ट क्लास हमेशा रहे, प्लस इनकी पीएचडी भी चल रही है केमिस्ट्री में, तो इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ये बताया उन्होंने। क्योंकि ये परसेंटेज पूछ रहा था, तो इन्होंने सीधे पीएचडी की बात बता दी, तो कि आप समझ लो। दीप की योग्यता देखकर मनोज अपनी तुलना उससे करने लगा। इस तुलना से उसके चेहरे पर निराशा छा गई। दीप के सामने वह कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे दीप ने अपने इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया था। दोनों खड़े हुए और दीप को नमस्ते कर कमरे से बाहर निकल आए। दीप ने अपनी किताब में नज़र गड़ाए दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा कर दिया। दीप का ब्राइट करियर सुनकर निराश हुए मनोज ने फिर से अपने आप को उत्साहित करते हुए मनीष से कहा, कितनी खतरनाक पढ़ाई करते हैं ना दीप भाई साहब, बिल्कुल भूतों की तरह। ऐसी पढ़ाई करने से 1 साल में ज़रूर पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी ऐसी ही मेहनत करना चाहता हूँ। मनोज ने अपने कमज़ोर करियर को मेहनत के बल पर भुलाने की कोशिश की। मैं तो अब पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करूँगा। मनीष भी दीप की पढ़ाई और पीली कोठी के माहौल से प्रेरित हो गया था। तो मनीष वो दोस्त है जिसके साथ ये आया था अपना मनोज। तो अब काइंड ऑफ दोनों लोग काफ़ी प्रेरित या अलाइन लग रहे हैं इस डायरेक्शन में। बीए पूरा होते ही मैं पीली कोठी में कमरा ले लूँगा और गंभीर तैयारी शुरू कर दूँगा। पीली कोठी में पढ़ाई के ज़बरदस्त माहौल से प्रभावित होकर मनोज ने नई प्लानिंग बना ली। तब मनोज भी कह रहे हैं मैं भी पीली कोठी में आ जाऊँगा। वापस लौटते समय वह पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई के सपने तो देख रहा था, लेकिन 12th फेल का हीनता बोध उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दीप सर तो शुरू से ब्रिलियंट रहे हैं, क्या मैं उनकी जैसी पढ़ाई कर पाऊँगा? क्या मेरा कमज़ोर बेस मेरी तैयारी के आड़े नहीं आएगा? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? मैं यदि इंटेलिजेंट होता तो क्यों 12th में फेल होता? इसी संशय में उलझा हुआ मनोज अपने कमरे पर पहुंच गया। मनोज ने 55% से बीए पास कर लिया। इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा की तरह पासिंग मार्क्स आए। उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे पीएससी के मैदान में कूदना है।
मैं पीली कोठी में रहकर कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। तैयारी पूरी न होने के बावजूद उसने बीए पास होते ही अनुभव लेने के लिए पीएससी का फॉर्म भर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा का केंद्र नई सड़क पर माधव कॉलेज में था। इतिहास का पहला पेपर होने के बाद सामान्य अध्ययन के अगले पेपर में 2 घंटे के गैप के कारण वह चबूतरे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी एक लड़के ने मनोज के पास आकर उससे हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया। हेलो, मैं विक्रमादित्य पांडे। आप मुझे सिर्फ पांडे ही कहें तो आपको सुविधा रहेगी। मनोज ने भी मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। पांडे ने पूछा, पेपर कैसा रहा? फिर बिना मनोज का कोई जवाब सुने उसने खुद ही बोलने लगा। वैसे तो परीक्षा हॉल के बाहर निकलते ही सभी के 100 में से 90 प्रश्न सही होते हैं, पर जैसे जैसे उन प्रश्नों को किताबों से चेक करते हैं सही उत्तर कम होने लगते हैं। ये वही बता रहे हैं कि जनरली लोग निकल कहते हैं बड़ा अच्छा गया हमारा पेपर, फिर धीरे धीरे जब वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनके उतना ज़्यादा सही नहीं गया था। राइट। फिर पांडे ने उसे एक दृश्य दिखाया जिसमें एक लड़का किसी दूसरे लड़के का पेपर चेक कर रहा था। पेपर चेक करते समय वह लड़का बेदर्दी से सामने वाले के उत्तरों पर क्रॉस लगा रहा था और कहता जा रहा था, तुम्हें यह भी नहीं आता? इतना सरल प्रश्न गलत कर दिया। या तो मुझसे सोते समय भी पूछ लो। इसका ए उत्तर नहीं है बल्कि सी है। मुश्किल है भाई इस बार तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होना। कभी तुम्हें यदि गाइडेंस चाहिए तो मेरे कमरे पे। पांडे ने उस लड़के को आवाज़ लगाई, गुप्ता इते आओ, कैसे गओ पेपर? तो मतलब उसने गुप्ता को बुलाया, गुप्ता जी को बुलाया, कहा कि यहाँ आओ, कैसा गया पेपर? गुप्ता बुंदेलखंड का था, इसलिए पांडे ने उससे बुंदेलखंडी में बात की। गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका यह आत्मविश्वास पिछले साल प्रीलिम्स पास करने के कारण अधिक था। बहुत बढ़िया गए धांसू, जो समझोगे फाड़ दो। मतलब ये कह रहा है गुप्ता, ये बता रहा है बहुत बढ़िया गया, एकदम धांसू पेपर दे के आया हूँ, समझ लो फाड़ दिया एकदम। गुप्ता ने मनोज से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं मोहन गुप्ता। पिछली बार मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी, वो तो कुछ नंबरों से मेंस रह गई, नहीं तो आज मैं कहीं डिप्टी कलेक्टर होता। गुप्ता का बड़बोलापन पांडे को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, पुरानी कहानी छोड़ो गुप्ता, आज के पेपर बारे में बताओ। 100 में से 90 सही हैं, 10 डाउट में है, गुप्ता ने जोश में कहा। पांडे ने गुप्ता के हाथ से उसका पेपर लेकर उसे जांचते हुए कहना शुरू किया, गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की थी, श्रीगुप्त ने की थी। ये गलत हो गया, तुम सही मान रहे थे। लो, एक और गलत हो गया। सल्तनत काल में लौ और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। वहीं बैठे बैठे पांडे ने गुप्ता के 15 प्रश्न गलत कर दिए, लेकिन अपने प्रश्न गलत देखकर भी गुप्ता उन्हें गलत नहीं मान रहा था। उसने पांडे से पेपर छीना और बोला, कमरे पे जाके चेक करेंगे, तुम्हारी बात क्यों माने, ये सब गलत नहीं है, फिर भी इन्हें हम डाउट में डाल देते हैं अभी के लिए। तो मतलब अपनी गलती नहीं मानने के लिए तैयार हैं गुप्ता जी। गुप्ता चला गया। पांडे ने गुप्ता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए मनोज से कहा, थोथा चना बाजे घना। मनोज को पांडे की बातों में अब रस आने लगा। उसने पांडे को अपने कमरे का एड्रेस दे दिया। उसे उम्मीद थी कि पांडे पढ़ाई में साथ देने वाला बढ़िया स्टूडेंट हो सकता है। पांडे के घर से मनोज का कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पांडे हर दूसरे तीसरे दिन उसके कमरे पर जाने लगा। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे। उस पर उन्होंने कंगाली में आटा गीला कर दिया। सस्पेंशन के बाद उन्हें डिंडोरी से झाबुआ अटैच कर दिया गया था, पर पिता ने इस अटैचमेंट को अपने सम्मान के विरुद्ध माना और वह झाबुआ नहीं गए। अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई। तो पहले जब सस्पेंड हुए थे तो आधी मिल रही थी, अब जाके जब वो ज्वाइन नहीं किए तो उनको आधी जो मिल रही थी वो भी बंद हो गई। आर्थिक समस्या विकराल हो गई। मनोज को अब महीने के 1000 रुपये मिलने भी बंद हो गए।
पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया। आगे की पीएससी की तैयारी के लिए मनोज पीली कोठी में शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहा था, पर बिना पैसों के उसे ग्वालियर में ही रहना असंभव लग रहा था। पीली कोठी में रहने के लिए कम से कम महीने के 1,000 रुपये जरूरी थे, पर मनोज को घर से रुपए की अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस आर्थिक संकट को कोसने और दुखी होने की जगह मनोज ने उससे जूझने का संकल्प किया। उसने यह तय किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे कमाएगा कि पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई कर सके। एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया। पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से चिंतित मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय वह अपने पिता को एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उसका सम्मान पांडे की नज़र में बढ़ जाएगा। पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर कहा, आपके पिता अपने अहंकार में आपका जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़ सबकी चिंता है। वे दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले भ्रमित व्यक्ति हैं। मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा किया गया पिता का चरित्र चित्रण मनोज को पसंद नहीं आया। उसने पांडे से कहा, पांडे तुम अभी नहीं जानते कि ईमानदारी के रास्ते में कितने संकट आते हैं। मेरे पिता खरा सोना है, एकदम ईमानदार। उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी तैर गई, पर उसने मनोज से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक एक घर खटखटाकर घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा। 3-4 महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर में बच्चे नहीं हैं। एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास 10th में है, उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की ज़रूरत है। गणित और फिजिक्स मनोज के बस की बात नहीं थी। एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे 7th क्लास में हैं, पर वे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था। मनोज की इंग्लिश भी कमज़ोर थी, जैसा आप लोग जानते हैं। कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला। मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसे अपनी क्षमताओं पर ही संदेह होने लगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद को कितना होशियार मानता था, पर आज समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ। मुझे कोई हक नहीं है इतने बड़े सपने देखने का। मैं व्यर्थ ही दीप सर के बराबर अपने आप को मान रहा था। जब मैं 100 रुपये का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता तो पीएससी में क्या खाक सफल होऊंगा। मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस करने लगा। उसे बुखार आ गया। शाम हो चुकी थी। वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था। उसकी डायरी पास ही रखी थी। तभी पांडे आ गया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा। डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब उसे लगा था कि पांडे उसके कष्ट को समझ रहा है, पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो वह समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती। इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद से उसके संपर्क में नहीं थे। वह ग्वालियर में अब एकदम अकेला पड़ गया था। सुबह मनोज का बुखार बढ़ गया। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। पूरा दिन वह बुखार से तपता रहा। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा तो वह पास के एक डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर के सामने बैठकर उसने सबसे पहले कहा, सर मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के दवा दे देंगे, पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था। डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया। मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक खिल गया। वह सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसा पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है। उसके पास अब अपने गांव जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए वह घोसीपुरा नैरो गेज रेलवे स्टेशन पहुंचा
और बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया। फिर उसे याद नहीं रहा कि वह किस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में 3 घंटे बैठा रहा और कैसे अपने गांव पहुंच गया।